बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम। लास्टली हमने चैप्टर नंबर 0 डैट इज़ द बेसिक चैप्टर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ नाउन एज limit continuity and differentiability of complex functions. तो in this chapter we shall discuss functions of complex variables को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यूड एंड कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। आपके पास रियल वैल्यूड और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में क्या फ़र्क है। कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। और लास्टली हम देखेंगे व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस। तो ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। ले जी स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक को। फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ये जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपको रियल एनालिसिस या कैलकुलस में कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी और कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी बिल्कुल इसी तरह ही है। बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि वहाँ पर जब आप वेरिएबल एक्स लेट करते थे तो वो एक्स आपका रियल नंबर था। यहाँ पर जब आप वेरिएबल जेड लेट करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बस इतना फ़र्क होगा जी। वहाँ पर जो डोमेन थी वो आपकी रियल नंबर थी, यहाँ पर जो डोमेन है वो आपकी कॉम्प्लेक्स डोमेन होगी। तो मैंने लिखा है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप वहाँ पर लिखते थे कि ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं रियल नंबर के, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। देन अ रूल एफ फ्राम ए टू बी। तो एक रूल एफ को हम, जो कि ए से बी की तरफ है, हम कहेंगे इज़ कॉल्ड अ फंक्शन इफ़ फॉर ईच जेड बिलोंग टू ए। अगर सेट ए के यानी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बिलोंग टू बी। अगर सेट ए के हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक यूनिक एलिमेंट मिले बी में, ठीक है, सच डैट कि हम लिख सकें डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, देन एफ इज़ कॉल्ड फंक्शन, देन एफ इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन फ्राम सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पर कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंट आप जितनी मर्जी एग्जांपल बनाते जाएँ। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर, जबकि आपका जो z है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू z माइनस वन ओवर z प्लस वन। तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपका रियल वेरिएबल में होता है। वहाँ पर आप जैसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपका x जो था वो एक रियल नंबर था या डोमेन ऑफ रियल नंबर होता था। वहाँ पर सबसेट ऑफ रियल नंबर था, उसकी जो डोमेन थी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर या इटसेल्फ रियल नंबर होती थी। तो बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं z, वो एज कम्प्लेक्स नंबर लिया जा रहा है, और जो पहले आप इस्तेमाल करते थे वो आपका वेरिएबल रियल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता था। नेक्स्ट आपके पास अगली जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई थी वो थी कि रियल वैल्यूड फंक्शन वर्सेस टू कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। एक रियल वैल्यूड फंक्शन और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड रियल वैल्यूड इफ़ इट्स रेंज इज़ आर। एक फंक्शन को आप रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे अगर उसकी रेंज जो है वो आर हो। वाइल इफ़ रेंज इज़ सी देन एफ इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जबकि अगर रेंज आपके पास कम्प्लेक्स नंबर सी है तो फिर आपके पास वो होगा कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि फंक्शन का कम्प्लेक्स वैल्यूड होना या रियल वैल्यूड होना उसकी डोमेन पर डिपेंड नहीं करता, उसकी रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो होगा, अगर मतलब आपके पास अगर कम्प्लेक्स नंबर z आपने उठाया है एज अ वेरिएबल, तो वो रियल वैल्यूड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स वैल्यूड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आगे आने वाली दो ज़रा एग्जांपल को देखें। मैं लिखा जी कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, जबकि जेड आपका एक्स प्लस योटा वाई है, इज़ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। वेयर एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस, जबकि जेड मॉडुलस आप जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर है। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों रियल वैल्यूड है आप जानते हैं। आप यहाँ पर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें, जब आप उसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस इज ऑलवेज रियल नंबर, तो इसके आंसर जो होंगे वो तमाम रियल नंबर आएंगे, इसकी रेंज रियल नंबर बनेगी। लिहाजा ये वाला जो फंक्शन आपने उठाया है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हालांकि यहाँ पर आप जो z इस्तेमाल कर रहे हैं
वो z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, लेकिन उसका आंसर चूँकि उसकी रेंज जो है वो एक रियल नंबर है, लिहाजा ये वाला जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड है। ऊपर वाला जो आंसर है वो आपके पास जब भी आप z कोई भी रखेंगे लेकिन z का स्केयर ओपन करेंगे तो स्केयर ओपन करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। दैट इज़ वाई दिस फंक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है जी। तो ये आसान सी डेफिनेशन है। आगे मैं मूव कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट भी वही है, उसी तरह ये जैसा रियल नंबर में आपने पढ़ा है। लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी एनी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन द डोमेन डी। सपोज कर लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जो कि अपनी डोमेन डी में डी पर डिफाइंड है। एक नंबर l को, अब वहाँ पर हम कहते थे एक रियल नंबर l को, अब यहाँ पर हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर l को इस फंक्शन की लिमिट कहेंगे एट z इज इक्वल टू z नॉट पर। जैसे वहाँ पर आप लिखते थे x इज इक्वल टू x नॉट के ऊपर या x इज इक्वल टू a के ऊपर। इफ़ वैन एवर z अप्रोच टू z नॉट, जब आपका z नॉट को अप्रोच करेगा देन f ऑफ z जो है वो l को अप्रोच करे अलॉन्ग एनी पाथ इन d, इस डोमेन d में, ठीक है। तो देन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर l है इसे हम कहते हैं इस फंक्शन की लिमिट। मिसाल के तौर पर आसान सी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है लिमिट मालूम करने के लिए। मैंने लिखा जी कि फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन z स्क्वायर प्लस 1 व्हेन z अप्रोचेस टू 2 योटा। तो जिस तरह आप रियल नंबर में काम करते थे बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। यहाँ पर जहाँ पर z है वहाँ पर जस्ट ये लिमिट आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पर z की जगह मैंने 2 योटा पुट कर दिया, ये आ गया 2 योटा का स्केयर। अब 2 योटा का स्केयर हो गया 4 योटा का स्केयर प्लस 1। अब योटा स्केयर आप जानते हैं -1 के बराबर आ जाएगा, ये आंसर -3 आ जाएगा। तो लिहाजा इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 योटा के ऊपर कितनी है, -3 है। आगे मजीद एक और एग्जांपल रखी है आपके सामने, मैंने लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू 2 योटा z स्केयर प्लस 4 ओवर z माइनस 2 योटा पर आपने लिमिट मालूम करनी है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखें फैक्टराइज हो सकता है तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ले जी, सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया z स्क्वायर प्लस 4 को आप लिख सकते हैं इस तरह, सेंटर में माइनस लिख दिया और 4 को लिख लिया -2 योटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और योटा का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जो मुझसे मिस्टेक नज़र आ रही है वो ये मिस्टेक है, यहाँ पर सॉरी अंदर माइनस नहीं आएगा, ये कुछ नहीं है, बस ये अंदर लिखेंगे z स्क्वायर -2 योटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर देखें, इस पर इसको मैं लिख लेता हूँ एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, ये आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी ओवर z -2 योटा। यहाँ से z -2 योटा z-2 योटा से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगी z +2 योटा, इसके ऊपर आप वैल्यू लिमिट पुट कर देंगे, आ जाएगा 2 योटा +2 योटा विच इज़ इक्वल टू 4 योटा। तो ये आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन थी हमारे पास अभी इसी में ही, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। आपने डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन फॉर रियल नंबर पढ़ी है। इन द सिमिलर वे मैंने बताया कि अगर आपको वो वाली डेफिनेशन याद हैं तो ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले वही मैंने लिखा सपोज डैट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट। मैं यहाँ पर जो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो जिस नंबर के अबाउट लिमिट मालूम कर रहा हूँ वो z नॉट है। तो इसलिए मैंने लिखा कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारा जो फंक्शन है वो z इज इक्वल टू z नॉट के नेबरहुड का मतलब है इसके राउंड, इसके अबाउट जो है, इसके इर्द गिर्द जो है, हर जगह पर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। देन अ कम्प्लेक्स नंबर l इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ g एट z इज इक्वल टू z नॉट इफ़ ये डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन है। इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच डैट। यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो डेल्टा और एप्सिलॉन है ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये आपके हमेशा रियल नंबर होंगे। तो मैंने लिखा कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिलेगा सच डैट कि वो इस कंडीशन को पूरा कर रहा होगा। सच डैट वैन एवर z माइनस z नोट जो है इन दोनों का जो एब्सोलूट है मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा हो, देन f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट का जो एब्सोलूट या मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखें, ऊपर मैंने लिखा है z माइनस z नोट, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू, नीचे मैंने इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को के ऊपर f अप्लाई करके लिखा है f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट। यानी कि जब z और z नोट के दरमियान का डिफरेंस जो है वो डेल्टा से छोटा होगा, एब्सोलूट डिफरेंस, देन आपने प्रूफ ये करना है कि f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट के जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने लिखी है। मैंने लिखा है जी बाय यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन शो डैट लिमिट z अप्रोचेस टू योटा z प्लस योटा इक्वल टू 2 योटा। आपने प्रूफ करना है डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है और वो 2 योटा के बराबर है। मैंने क्या लिखा है, वी नीड टू शो डैट, हम ये हमें ज़रूरत इस बात की है
किस पर लिमिट आपने लिमिट क्या अप्लाई की जा रही है, z अप्रोचेस टू योटा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि वी नीड टू शो डैट कि व्हेन एवर जब आपका z माइनस योटा, जब z का और योटा के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा हो, देन हमने ये प्रूव करना होगा कि f ऑफ z माइनस f ऑफ योटा, इसके ऊपर भी f अप्लाई किया, इस पर भी f अप्लाई किया, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट आएगा वो एप्सिलॉन से छोटा आपने प्रूव करना है। ये चीज़ 1 जो है ये हमें गिवन होगी, हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रूफ करना है आपने, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो मैंने ये वाली जो लेफ्ट साइड है इसको सॉल्व करने की कोशिश की, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन, एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास जेड प्लस योटा है, एफ ऑफ योटा की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ योटा की वैल्यू यहाँ पर जेड की जगह आप योटा पुट करें, योटा प्लस योटा 2 योटा, यानी ये एफ ऑफ योटा की वैल्यू 2 योटा आपको दी हुई है। एफ ऑफ योटा का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ योटा का मतलब है जो आपको लिमिट का आंसर दिया हुआ है, तो लिमिट का आंसर 2 योटा है, तो एफ ऑफ योटा की जगह 2 योटा लिख दिया, इसे मैंने सोल्व किया, ये रह गया जेड माइनस योटा। अच्छा अब आगे देखें, बाई यूजिंग 1 एंड बाई टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी हैव 1 से ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ है डेल्टा से छोटी, इसका मतलब ये सारा डेल्टा से छोटा हो गया, और अगर मैं डेल्टा को एप्सिलॉन के बराबर रख लूँ तो इस सारी चीज़ का आंसर कितना एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, बाई यूजिंग 1 बाई टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी हैव एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ योटा, जिसका आंसर आया था जेड माइनस योटा, और जेड माइनस योटा छोटा है मैंने बताया डेल्टा से, लेकिन डेल्टा को मैंने एप्सिलॉन के बराबर रख लिया, तो लिहाजा ये सारा आंसर आ गया एप्सिलॉन से छोटा एज रिक्वायर्ड, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है जी, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। आपने रियल वैल्यूड फंक्शन की रियल नंबर जो आपका है इसकी कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस में कैलकुलस में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वही तमाम जो वर्डिंग है वही इस्तेमाल करूँगा। सपोज दैट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी आ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन दी नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू जेड नॉट। फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जो कि z इज इक्वल टू जेड नॉट की नेबरहुड में पर डिफाइंड है। मैं तमाम वर्डिंग बड़ी आसान करके लिख रहा हूँ, और वही जो पहले यूज़ कर चुका हूँ वही बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, मैंने मान लिया ये इसकी नेबरहुड पर डिफाइंड है। देन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस एट z इज इक्वल टू जेड नॉट इफ़ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 3 कंडीशन। इस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो z इज इक्वल टू जेड नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है अगर वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन वही कंटिन्यूटी की शर्त पहली चीज़ कि फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए उस नंबर पर जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा एफ ऑफ जेड इज डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, इसके ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जेड नॉट के ऊपर फंक्शन की। और तीसरी कंडीशन आप कंटिन्यूटी की जानते हैं कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 कंसाइड, यानी यहाँ पर जो फंक्शन का आंसर निकला है और जिसकी जो लिमिट का आंसर है ये दोनों आपस में कंसाइड यानी इक्वल होने चाहिए। लें जी आगे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी, डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 1 ओवर जेड स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू 0। मैंने लिखा एज वैन जेड अप्रोचेज टू 0, जब आपका जेड अप्रोचेज करेगा 0 को तो यहाँ से 1 ओवर जेड का जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ऐसे ही है ना। तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा 1 ओवर जेड, तो ई की पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, तो यानी आपका फंक्शन जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 1 ओवर जेड स्क्वायर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी व्हेन जेड अप्रोचेज टू 0। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू 0। आगे मैंने एक एग्जांपल ली, ये है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन की। डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4 ओवर जेड प्लस 2 योटा अगर जेड आपका -2 योटा के बराबर ना हो, क्योंकि आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू -2 योटा यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। और मैंने कहा कि जब जेड इज इक्वल टू -2 योटा है तो आंसर -5 योटा है, तो आपने ये बताना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। नहीं जी, फंक्शन की कंटिन्यूटी की पहली शर्त यह है कि फंक्शन का आंसर -2 योटा यानी z इज इक्वल टू -2 योटा पर डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू -2 योटा पर फंक्शन का आंसर है -5 योटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ये आपकी जो डोमेन है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो ठीक है। हालांकि जब रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में आप करते थे तो वहाँ पर फंक्शन की जब हम वैल्यू निकालते थे तो आपको कहा जाता था कि भाई इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और योटा की शक्ल में नहीं आना चाहिए। अगर योटा की शक्ल में आता था तो आप कहते थे कि भाई वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी डोमेन जो थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर थी। तो यहाँ पर हमारी डोमेन चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर हमारी डोमेन रियल नंबर थी सॉरी, यहाँ पर चूँकि हमारी डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लिहाजा इसका आंसर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया तो इसका मतलब ये आंसर इसका डिफाइंड है इसके ऊपर। आगे अगला काम ये है कि हम यहाँ पर लिमिट मालूम करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेज टू -2 योटा जेड स्क्वायर प्लस 4 ओवर जेड प्लस 2 योटा। जैसे मैंने पहले लिखा है इसको लिख इस तरह मैंने फैक्टराइज कर लिया, ऐसे लिख लिया जेड प्लस 2 योटा इंटू जेड -2 योटा ओवर जेड प्लस 2 योटा। सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा जेड -2 योटा। अब इसकी जगह आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, याद आएगा -2 योटा इक्वल टू -4 योटा। लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। फंक्शन का आंसर इटसेल्फ -5 योटा है जबकि लिमिट का आंसर -4 योटा है। तो एज फंक्शन का आंसर -2 योटा के ऊपर डज नॉट इक्वल टू limit of the function at z is equal to -2 iota, so given function is discontinuous at x is equal to z is equal to -2 iota। ले जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी का।
मैंने लिखा जी कि a complex valued function is called uniformly continuous in the domain df. If for given epsilon, positive real number epsilon, there exists a positive real number delta just depending upon epsilon. बस ये फ़र्क होता है, मैंने आपको रियल एनालिसिस में बता चुका हूँ ये चीज़ें, कि कंटिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सिर्फ एक लाइन का फ़र्क आता है, और ये होता है कि वहाँ पर हम कंटिन्यूटी में हम ये लाइन नहीं लिखते, वहाँ पर आपका डेल्टा जो है वो आपके एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके पॉइंट जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये शर्त है कि आपका डेल्टा जस्ट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, जिसका आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो नहीं आना चाहिए। अब ये मैं एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ तो उसमें देखिएगा। अच्छा, ये लाइन लिखने के बाद आगे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूस कब होगा, अगली चीज़ वही है, सच डैट कि वैन ईवर z1 माइनस z2 लेस देन होगा डेल्टा से, और z1 z2 कौन है, ये दो आपके पॉइंट हैं फंक्शन की डोमेन में से, यानी ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जब इनके दरमियान का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा हो तो आपने प्रूफ ये करना होगा कि f(z1 माइनस f(z2) का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है जी। तो अब जनाब मोहतरम आपके पास आगे एग्जांपल नंबर 5 है, f(z) इज इक्वल टू z स्क्वायर डिफाइंड ओवर द रीजन D। ये उस रीजन D के ऊपर डिफाइंड की गई है, यानी जो इसकी डोमेन है वो किस तरह की है, कंसिस्टिंग ऑन ऑल दोज पॉइंट्स बिलोंग ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स z बिलोंग टू C, यानी कि वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग 0 लेस देन z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि ये जो फंक्शन है ये कहता है उस डोमेन के ऊपर डिफाइंड किया गया है, उस डोमेन के ऊपर डिफाइन किया गया है कि जो कि इसको सेटिस्फाइड करते हैं, यानी वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो इनका मॉडुलस 1 से छोटा या बराबर है, ठीक है, उन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा करके इस फंक्शन की डोमेन बना दी गई है। आपने ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट f(z) इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर D। ये वेरीफाई करना है कि फंक्शन जो है वो आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। नहीं जी, मैंने लिखा कि सपोज कर लेते हैं कि z1 और z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसकी डोमेन में से। देन अगर ये इसकी डोमेन में से हैं तो फिर डोमेन के अंदर वो सिर्फ वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इन शराइत को पूरा करते हैं, यानी कि इसका मतलब फिर z1 का मॉडुलस भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा और z2 का मॉडुलस भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। वी विल शो डैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू डोमेन D कि f(z1 माइनस f(z2) का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है व्हेनेवर z1 माइनस z2 का मॉडुलस जो है डेल्टा से छोटा है। ये मेरा टारगेट है कि इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, जबकि ये मेरे पास बात गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा, ये प्रूफ करूँगा मैं। ठीक है ना। कंसीडर f(z1 माइनस f(z2)। f(z1) फंक्शन हमारा है z स्क्वायर के बराबर, तो f(z1) आ जाएगा z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, और आगे कम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है जैसे z माइनस 1 है इंटू z प्लस 1 है, इनका एब्सोल्यूट है तो इन दोनों का एब्सोल्यूट आप अलग अलग कर सकते हैं। ये पहले का एब्सोल्यूट आ जाएगा, ये दूसरे का एब्सोल्यूट आ जाएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी नाउ दैट a इंटू बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट इंटू बी एब्सोल्यूट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगली चीज़ ये है कि एज z1 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 also we know that by using triangle inequality z1 plus z2 modulus is always less than equal to z1 modulus plus z2 modulus। अब z1 मॉडुलस है 1 के बराबर, z2 मॉडुलस भी 1 के बराबर, तो z1 प्लस z2 दोनों का सम हो जाएगा इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि आपके पास z1 प्लस z2 मॉडुलस आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। अब मैंने ये वाली जो इनक्वालिटी नंबर 1 है, इसमें जो नंबर है z1 माइनस z2 का मॉडुलस, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी इनक्वालिटी नंबर 1 वो पूरा करना चाह रहा हूँ। तो दोनों तरफ z1 माइनस z2 का मॉडुलस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, तो ये आ गया 2 टाइम z1 माइनस z2 मॉडुलस पुट इन 1। इसको आप 1 में पुट कर देंगे तो 1 आपके पास आ जाएगी सारी ये f(z1 माइनस f(z2) लेस देन इक्वल टू 2 टाइम, देखिए ना, ये सारी चीज़ है आपके पास 1 में ये f(z1 माइनस z2 का मॉडुलस इसके बराबर आया था। आगे ये सारी चीज़ जो है वो इससे छोटी है, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम z1 माइनस z2 मॉडुलस, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया और ये सारा आंसर आ गया एप्सिलॉन से छोटा। कैसे एप्सिलॉन से छोटा आ गया भाई, ये देखो z1 माइनस z2 आपके पास गिवन था, ये फ्रॉम स्टार z1 माइनस z2 लेस देन है डेल्टा से, दोनों तरफ बाय मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से देखें आपके पास फ्रॉम स्टार आपके पास है z1 माइनस z2 मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा, बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स वी हैव z1 माइनस z2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2 डेल्टा। अगर हम इस चीज़ को नाम रख लेते हैं टेकिंग 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज
2 टाइम्स Z1 माइनस Z2 मॉडुलस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप गौर करें कि आपका जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू निकलेगी एप्सिलॉन बाई 2 और जो डेल्टा जस्ट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। क्या आपको डेल्टा में कोई पॉइंट Z नज़र आ रहा है? नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है जी। तो ये आपके पास वी हैव वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 डेल्टा और डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिंस डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन ओनली एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉइंट Z1 एंड Z2, सो द फंक्शन एफ ऑफ Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर द गिवन डोमेन। ठीक है जी, ये आपके पास डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस है जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर, differentiability of complex valued function. Let w is equal to f of z is a complex valued function defined in the neighborhood of z is equal to z naught. मैंने देखें थ्रू आउट द लेक्चर एक ही स्टाइल रखा है, एक ही वर्डिंग बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। मैंने कहा ये फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और z is equal to z naught के ऊपर की नेबरहुड में डिफाइंड है। देन f इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट z is equal to z naught, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो z is equal to z naught के ऊपर डिफरेंशिएबल है इफ़ फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन जानते हैं, आपने कैलकुलस में पढ़ी है, एफ डैश एट सम पॉइंट z नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ z अप्रोच टू z नॉट, और ऊपर आएगा f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट और नीचे आएगा z माइनस z नॉट। ठीक है ना। और इसको हम इस तरह यहाँ पर इस तरह भी नोट कर सकते हैं, डी डब्ल्यू ऑफ डी जेड और डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ z। ठीक है ना। और डेरिवेटिव की डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन आपने डेल्टा की शक्ल में इस तरह भी पड़ी हुई है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल्टा जेड। इन दोनों डेफिनेशंस के आपने ठीक लिखी हैं या गलत लिखी हैं, इसकी एक पहचान ये है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर नॉमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पर अगर आप देखो लिमिट अप्लाई करते हो तो ये बनेगा एफ ऑफ जेड नोट, नीचे भी आएगा जेड नोट माइनस जेड नोट, ये भी जीरो, ऊपर भी जीरो, जीरो ओवर जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। यहाँ पर अगर आप डेल्टा जेड की जगह जीरो पुट करें तो ये बनेगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड, ये भी जीरो और डेल्टा जेड की जगह जीरो, तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म। इसका मतलब ये मैंने फार्मूले जो बनाए हैं बिल्कुल ठीक बनाए हैं। और ये होगी डेरिवेटिव की डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ लिमिट, और इन फॉर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैन बी रिटन एज। अब अगर आपने डेल्टा एप्सिलॉन की शक्ल में डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरह है, w is equal to f of z is called differentiable at z is equal to z naught if for every epsilon positive real number epsilon there exists a positive real number delta such that। देखें हमने डेल्टा एप्सिलॉन की शक्ल में डेफिनेशन लिखनी है, कैसे लिखी जाएगी? बड़ी आसानी से। आपने कहा कि ये डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब इस सारी चीज़ की लिमिट ये है एफ डैश जेड नॉट, क्या है इसकी सारी की लिमिट क्या है एफ डैश जेड नॉट। तो अभी मैं आपको लिमिट की डेफिनेशन पीछे बता के आया हूँ, मैं लिमिट की डेफिनेशन अभी आपको बता के आया हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि मैं ये कह रहा था कि जब आपका z जो है वो z नोट को अप्रोच करे तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो l जो है कॉम्प्लेक्स नंबर l इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इफ़ वेन एवर z अप्रोचेज टू z नोट देन f ऑफ z अप्रोचेज टू रियल नंबर l। और इसे इन फॉर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन इस तरह लिखते थे कि हम ये कह रहे थे कि वेन एवर z माइनस z नोट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए किससे? डेल्टा से छोटा। जब ये छोटा हो डेल्टा से देन वी विल शो डैट एफ ऑफ जेड माइनस लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एल वो लेस देन आनी चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है ना। तो इन दी सिमिलर वे यहाँ पर हमारे पास जो है वो चीज़ ये है कि मैंने कहा कि एफ डैश जेड नॉट इक्वल है लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो यहाँ पर जो एफ डैश जेड नॉट है ये दिस प्ले रोल ऑफ एल, ठीक है, एंड दिस साइड इज प्ले रोल ऑफ द फंक्शन, दिस इज आवर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है जी, और ये आपके पास प्ले कर रहा है रोल ऑफ एल। तो बाय पुटिंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन दिस डेफिनेशन वी कैन से डैट कि वैन एवर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट, ये हमारा फंक्शन आ गया, ये आगे आ गई उसकी लिमिट जो एल थी एफ डैश जेड नोट, ये एप्सिलॉन से छोटी होगी कब? जब जेड माइनस जेड नोट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो आना चाहिए डेल्टा से छोटा। ठीक है जी। आगे मैंने डेरिवेटिव की आसान सी एग्जांपल ली है और इसको मैं डेरिवेटिव को बाय लिमिट तो नहीं मालूम कर रहा, सीधी जिस तरह हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उस तरह करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने लिखा जी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z इफ़ w बराबर है 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। हेयर w को आप इस तरह लिख सकते हैं, पावर ऊपर ले जाए -2 हो जाएगी, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे जिस तरह आप कैलकुलस में करते थे। पावर डाउन जेड स्क्वायर प्लस 2, पावर में से कम किया -3 आ गया, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया जेड स्क्वायर प्लस 2 का, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 हेयर।
तो ये आ जाएगा जी जेड की पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4z क्यूब और फाइनल आंसर इज़ -8z क्यूब ओवर जेड स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। तो आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चंद एक इम्पॉर्टेंट कुछ जो क्वेश्चंस हैं या थ्योरम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।